हेलो बच्चों, तुम्हारी सेल्फ विष्णु सोनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। तो हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया था वो आप लोगों के मोनेरा किंगडम का फर्स्ट जो मेंबर था यूबैक्टीरिया और बैक्टीरिया वो हम लोगों ने फिनिश किया था। टुडे जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम माइकोप्लाज्मा। कौन सा स्टार्ट करने वाले बेटा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, व्हाट इज माइकोप्लाज्मा? तो हम लोग माइकोप्लाज्मा की इफ़ बात करें तो ये जो माइकोप्लाज्मा है आप लोग इतना तो समझ चुके हैं कि मोनेरा किंगडम का मेंबर है। और मोनेरा किंगडम के अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिज होते हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिज कैसे होते हैं बेटा आपके? एक तो प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं। तो यदि हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल की भी बात करें, ऑर्गेनिज की बात करें, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल भी आप लोगों के जो होती हैं माइकोप्लाज्मा लेड लेवाई की सेल होती हैं। तो 0.1 से लेकर 0.3 माइक्रोन मीटर साइज की जो सेल होती हैं वो आपकी किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है बेटा। अब हम लोग यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक पॉइंट, क्योंकि ज़्यादा हम लोगों को कोई इसकी डिटेल नहीं करनी, NCERT बेस हम लोग यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं और इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल भी नहीं है बेटा, है ना। मेजर जो अकाउंट्स हैं वो हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हुए चलेंगे, तो आप लोग उनको नोट करते हुए चलना। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कि सबसे पहले फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे। फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे। फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे। एक था बेटा आप लोगों के नॉकार्ड और एक था रॉक्स। नॉकार्ड एवं रॉक्स। साइंटिस्टों के नेम याद रखना, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आने हैं वो आपको यहाँ मैं मेंशन करते हुए चल रहा हूँ कि नॉकार्ड एवं रॉक्स नामक वैज्ञानिकों ने 1898 के अंदर पशुओं के अंदर होने वाला पशुओं के अंदर जो रोग होता है प्लूरोनिमोनिया, पशुओं में होने वाले प्लूरोन्यूमोनिया रोग में की। इसकी जो खोज की बात करते हैं बेटा, डिस्कवरी की बात करते हैं, वो क्या है? फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, एक नॉकार्ड था, एक रॉक्स था। उन्होंने प्लूरोनिमोनिया जो रोग जो कि पशुओं के अंदर होता है उसके अंदर इस माइकोप्लाज्मा की खोज की और उसे माइकोप्लाज्मा नाम नहीं दिया, बल्कि इस रोग के इस संक्रामक जो तरल पदार्थ होता है उसको जो नाम दिया था वो दिया था PPLO। PPLO की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? नीट के अंदर ये क्वेश्चन भी आ चुका है ना। वन क्वेश्चन आपके ये आ चुका है, वन क्वेश्चन ही आ चुका है। तो पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को रिमाइंड रखना बेटा, है ना, क्योंकि इस माइकोप्लाज्मा के अंदर टोटल आप लोगों के 8 to 10 क्वेश्चन ही जनरली ऐसे क्वेश्चन हैं जो जनरल पुटअप होते हैं। तो 8-10 क्वेश्चनों की सीरीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और वही बार बार रिवाइज होते हैं बेटा क्वेश्चन, है ना। तो PPLO की फुल फॉर्म तो है प्लूरोन्यूमोनिया। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। प्लूरो का मतलब होता है बहुआकृतिक, निमोनिया का मतलब निमोनिया है, लाइक का मतलब सदृश, ऑर्गेनिज का मतलब होता है बेटा जीव, यानी बहुआकृतिक
बहुआकृतिक न्यूमोनिया सदृश जीव। क्लियर बेटा? तो इसकी ये फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है। आगे पर लोग बेटा बात करते हैं, क्योंकि ये प्लियोमॉर्फिक है, बहुआकृतिक होता है, उसके पीछे रीजन होता है, आपको पहले भी बोला था, क्योंकि एक ऐसा जीव है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके सराउंडेड सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। और उस कोशिका भित्ति के अभाव होने की वजह से इसकी जो आकृति है वो परिवर्तनशील होती है। बहुआकृतिक यानी अनेक आकृतियाँ हो सकती है, डिफरेंट शेप हो सकती है। तो ये आप लोगों को एक लॉजिकल बातें आपको याद रखनी है। क्लियर? आगे बढ़ें। आगे हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कि माइकोप्लाज्मा नाम किसने दिया। तो माइकोप्लाज्मा नाम दिया, और वो दिया था बेटा आप लोगों के नोवाक नामक साइंटिस्ट ने। सॉरी, डब्ल्यू से स्टार्ट होगा, नोवाक, 1929। ईयर तो ऐसा कोई मेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साइंटिस्टों के नेम यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसलिए याद रखें बेटा। क्लियर? आगे बढ़ें। आगे हम लोग कह रहे हैं बेटा, नेक्स्ट जो कंसेप्ट कह रहे हैं कि जापानी वैज्ञानिक था डोई और उनके सहयोगी। जापानी वैज्ञानिक थे, एक था डोई और उनके सहयोगी, यानी कई अनेक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सूरजमुखी का जो प्लांट होता है उसके अंदर एस्टर येलो रोग होता है। क्या होता है? एस्टर येलो रोग होता है। उस रोग का जो कारक बताया था वो किसे बताया? माइकोप्लाज्मा को बताया था कि ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाला एक रोग है। क्लियर? और इस रोग के अंदर जो सूरजमुखी का प्लांट होता है बेटा, उसके अंदर जो फ्लोएम ऊतक होते हैं, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम ये क्या है? ऊतकों के प्रकार होते हैं बेटा। पादपों के अंदर जो पाया जाता है आप लोगों के स्थायी ऊतक, उन स्थायी ऊतकों के अंदर जो जटिल ऊतक होता है, जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। तो फ्लोएम ऊतकों के अंदर इसका क्या होता है? प्रभाव होता है। कौन सा पार्ट होगा? फ्लोएम वाला पार्ट। और फ्लोएम का बेटा कार्य जो होता है, जो भोज्य पदार्थ बनते हैं ना पादपों के वायवीय भागों के अंदर, जो खाद्य ऊर्जा बनती है, उसको निचले अन्य भागों तक, भूमिगत भागों तक पहुंचाना उसका कार्य होता है। तो उसके ऊपर क्या पड़ता है? इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो याद रखना है आप लोगों को ये मेंशन बातें। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं अपन लोग, और वो पॉइंट क्या है आप लोगों के बेटा कि जापानी वैज्ञानिक था डोई एवं उनके सहयोगियों। डोई एवं उनके सहयोगियों। बेटा इन वैज्ञानिकों ने क्या किया कि सर्वप्रथम पादपों में होने वाले रोग, पादपों में होने वाले रोग एस्टर येलो का जो जिम्मेदार कारक था वो किसे बताया बेटा? माइकोप्लाज्मा। तो याद रखना आपको बेटा ये है ना। तो माइकोप्लाज्मा जनित रोग कौन सा है? तो एक सूरजमुखी के पादप के अंदर एस्टर येलो रोग है, आगे मेंशन करेंगे अपन लोग इनको। तो ये याद रखना है। इसके बारे में किसने बताया? सबसे पहले डोई नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया, और उन्होंने क्या कहा कि पादपों के अंदर इस रोग के लिए जो जिम्मेदार कारक है, रेस्पॉन्सिबल जो कॉजेज है माइकोप्लाज्मा, उसको उन्होंने बेटा आगे क्या नाम दे दिया? एमेलून।
माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेन, ऐसे ही माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। उसका रेस्पॉन्सिबल कॉज बता दिया, और इससे प्रभावित जो अंग होता है बेटा, सर्वाधिक जो प्रभावित पादप का भाग होता है, प्रभावित भाग, वो है फ्लोएम ऊतक। और फ्लोएम जो ऊतक होता है बेटा, इसके अंदर 4 तत्व होते हैं। एक होती है चालनी कोशिका या चालनी नलिकाएं, एक होती है सह कोशिकाएं, एक होती है आप लोगों के फ्लोएम मृदूतक, और एक होते हैं फ्लोएम तंतु। तो बेटा फ्लोएम ऊतक में से इनमें से 2 मुख्यतः प्रभावित होते हैं। एक होता है आपके चालनी कोशिकाएं, सिव सेल, चालनी कोशिकाएं जिनमें केंद्रकों का अभाव होता था, चालनी कोशिकाएं, एवं जो फ्लोएम मृदूतक होता है वो सर्वाधिक प्रभावित होता है इससे। क्लियर? तो ये बेटा आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक रिगार्डिंग पॉइंट हैं, वो आपको याद रखने हैं। क्लियर? आगे हम बढ़ें, चलो तो आगे हम लोग बेटा इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं वो माइकोप्लाज्मा की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाले हैं, किसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं ना। वो उन विशेषताओं को अपन लोग यहाँ 1 बाय 1 मेंशन करते हुए चलते हैं। कि पहली चीज़ तो हम लोग बेटा जो बात करते हैं वो क्या है कि माइकोप्लाज्मा जो है ये सूक्ष्मतम प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, सूक्ष्मतम प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं। तो यदि इनके आकार की बात की जाए, साइज की बात की जाए, तो जनरली 0.1 से लेकर 0.3 माइक्रोन मीटर साइज के ये ऑर्गेनिज्म होते हैं ना। सबसे छोटी कोशिका की आपको बात बता दी थी। इसके बाद हम लोग बेटा बात करते हैं इसकी जनरल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सामान्यतः बहुआकृतिक होते हैं, बहुआकृतिक होते हैं, प्लियोमॉर्फिक होते हैं। कारण आपको बता दिया था, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण ये बहुआकृतिक होते हैं। इसीलिए इन्हें बेटा पादप जगत का जोकर, अच्छा क्वेश्चन है, पादप जगत का जोकर या बहरूपिया कहा जाता है। बहुरूपिया बहरूपिया जो आते हैं ना जोकर टाइप बन के, बहरूपिया कहा जाता है ना। तो आपको तो ये जोकर से याद रख लेना है। तो प्लांट किंगडम के यदि हम लोग बेटा जोकर की बात करें तो वो कौन है आप लोगों के, माइकोप्लाज्मा। क्लियर? आगे चलें अपन लोग। इसके बाद कह रहे हैं बेटा हम लोग कि जो माइकोप्लाज्मा है, इस माइकोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति का क्या होता है, अभाव होता है। केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो त्रिपर्तीय होती है, क्योंकि जीवाणुओं के अंदर हम लोगों ने देखी थी सिंगल लेयर्ड थी, यहाँ ट्रिपल लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कन्फर्म, जो कि लिपोप्रोटीन से बनी होती है, क्योंकि हम लोगों ने सबके अंदर बात वही करी है। तो ये लिपोप्रोटीन से क्या होती है, बनी होती है। क्लियर? आगे चल सकते हैं। आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं, तो ये क्या बात कर रहे हैं कि ये मृतोपजीवी अथवा विकल्पी परजीवी होते हैं। ये क्या होते हैं, मृतोपजीवी, सैप्रोफिटिक पढ़ा था ना पोषण में, मृतोपजीवी अथवा विकल्पी, याद आ जाना चाहिए, विकल्पी परजीवी होते हैं। एक कंसेप्ट और याद रखनी है बेटा कि वो क्या है कि माइकोप्लाज्मा, क्योंकि यूबैक्टीरिया के साथ अच्छा रिलेशन है इस टॉपिक का, इस पॉइंट के रिगार्डिंग बात करें
तो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो माइकोप्लाज्मा ग्राम ऋणात्मक होते हैं। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं के इक्वल होगी। कैसी होगी? ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं के इक्वल होती है। क्लियर बेटा? अगले कंसेप्ट की बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते? करें। चलो तो अगले नेक्स्ट कंसेप्ट की हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा होता है बेटा, इस माइकोप्लाज्मा के अंदर न्यूक्लिक अम्ल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं और न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए होते हैं। तो हम लोगों ने बेटा जो बात की थी यू बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया के अंदर तो केवल और केवल डीएनए के रूप में न्यूक्लिक अम्ल था, लेकिन माइकोप्लाज्मा के अंदर दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है। और जो डीएनए होगा वो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर? जबकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड के फॉर्म के अंदर न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में इस माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है। क्लियर? आगे मेंशन कर दूं? चलो तो यहाँ पर लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग मेंशन करते हैं कि दोनों न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए उपस्थित होते हैं। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो डीएनए होता है वो 4% होता है। इसकी जो अमाउंट होती है वो कितने परसेंट होती है? 4%। और इसकी होती है 8%। यदि और ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछे तो परसेंटेज भी मेंशन आप लोग कर लेना। आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि जो डीएनए होगा वो कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा, जबकि आरएनए जो होगा बेटा वो सिंगल स्टैंडर्ड होगा। सिंगल स्टैंडर्ड होता है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं, बुक करते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, इस माइकोप्लाज्मा जो है इस पर जो कोशिका भित्ति पर क्रिया करने वाले, माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका भित्ति है उस पर क्रिया करने वाले जो प्रतिजैविक होते हैं उनका कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट है। जैसे पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन का कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन उपापचय की दृष्टि से, जो उपापचय रूप से जो इन जीवों पर उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करने वाले जो प्रतिजैविक होते हैं, उपापचयी ऐसे एंटीबायोटिक जो क्या करते हैं? उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, उनका माइकोप्लाज्मा के ऊपर प्रभाव पड़ता है बेटा। जबकि कोशिका भित्ति के ऊपर प्रभाव डालने वाले, जो प्रभावित करने वाले जो एंटीबायोटिक, उसका कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि सेल वॉल लैक है, कोशिका भित्ति रहित है। तो याद रखना है, प्रतिजैविकों में यदि बात करें तो पेनिसिलिन प्रतिजैविक का कोई प्रभाव नहीं होता है, जबकि उपापचयी जो क्रिया करने वाले, उपापचयी का को जो प्रभावित करने वाले प्रतिजैविक है उनका यहाँ क्या होता है बेटा? प्रभाव होता है। जैसे टेट्रासाइक्लिन है ना, तो टेट्रासाइक्लिन वगैरह जो प्रतिजैविक है उनका यहाँ पर क्या होता है? इफेक्ट होता है। क्लियर? आगे चल सकते हैं। आगे बात करते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा की अधिकांश जातियाँ होती हैं ये विकल्पी अनोक्सीजीवी होती हैं। ये कैसी होती हैं? विकल्पी अनोक्सी होती हैं। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ मेंशन करना चाहते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा होता है, इस माइकोप्लाज्मा को बैक्टीरिया, जो जीवाणु होते हैं और जो वायरस होते हैं, विषाणु, इनके मध्य की योजक कड़ी, इनके मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। क्लियर? इन्हें क्या कहा जाता है?
जीवाणुओं के और विषाणुओं के मध्य की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है, योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ प्रॉपर्टी बैक्टीरिया के लाइक रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ प्रॉपर्टी बेटा ये वायरस के लाइक रिप्रेजेंट करती हैं माइकोप्लाज्मा, इसलिए इसके मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। क्लियर। आगे यदि हम लोग बेटा बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो इन माइकोप्लाज्मा के अंदर जो जनन होता है वो मुख्यतः दो विधियों के द्वारा होता है। ये दो याद रखनी है बेटा आप लोगों को। एक तो द्विविखंडन के द्वारा होता है, इसमें जीव शरीर दो भागों में टूट जाता है द्विविखंडन के द्वारा, जो अपन ने देखा था ना द्विविभाजन, तो उसके द्वारा। और एक यहाँ पर विशेष प्रकार की गोलाकार कोशिकाएं बनती है माइकोप्लाज्मा के विखंडन के द्वारा, और उनको कहा जाता है प्रारंभिक कोशिकाएं, एलिमेंट्री बॉडीज कहा जाता है। तो प्राथमिक संरचनाओं द्वारा या एलिमेंट्री बॉडीज के थ्रू क्या करते हैं बेटा, ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। क्लियर। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए? आगे बढ़े। चलो आगे हम लोग बेटा बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की ना, बेसिक क्या है। तो यदि हम लोग इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग डायग्राम एक ड्रॉ कर सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर के लिए। और क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि माइकोप्लाज्मा के अंदर बेटा सेल वॉल तो एब्सेंट होती है, एक ट्रिपल लेयर्ड क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो लिपोप्रोटीन से बनी होती है। तो ये लिपोप्रोटीन से बनी हुई एक ट्रिपल लेयर्ड क्या है बेटा, कोशिका झिल्ली है। इस प्रकार से हम लोग एक ट्रिपल लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन की बात कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से इसको अपन लोग बता दें तो ये क्या है बेटा, त्रिपर्तीय लिपोप्रोटीन निर्मित, त्रिपर्तीय लिपोप्रोटीन निर्मित कोशिका झिल्ली है। कन्फर्म। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं, क्योंकि कोशिका भित्ति का अभाव होता है, आपको बता दिया था, इसीलिए तो बहुआकृतिक होते हैं। तो याद रखना है माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति रहित जीव है, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। आगे हम लोग कह रहे हैं कि इस कोशिका झिल्ली के अंदर की ओर एक फ्लूइड रहता है बेटा, और उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म, है ना। ये फ्लूइड है जिसे साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य बोल दिया जाता है, कोशिका द्रव्य कह देते हैं। इस कोशिका द्रव्य के अंदर बेटा एक तो आप लोगों के सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर दिखा दें तो ये सर्कुलर आप लोगों के डीएस सर्कुलर डीएनए होता है। एक इसके अंदर बेटा क्या है, सॉल्युबल प्रोटीन भी पाई जाती है, इस तरह से घुलनशील प्रोटीन होती है। माइकोप्लाज्मा के अंदर यू बैक्टीरिया के समान मीजोसोम नहीं पाए जाते। कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन के द्वारा बनने वाली रचना, केवल इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। इस तरह से इसके जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं बेटा। और कई उपापचयी पदार्थ भी इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो उपापचयी पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है बेटा, ना। माइंड में आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर याद रखनी है
कि किस तरह से कौन कौन सी स्ट्रक्चर माइकोप्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर? एनी कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं? आगे बढ़ लें। चलो तो आगे बात करते बेटा कि माइकोप्लाज्मा जो है, इस माइकोप्लाज्मा के द्वारा पादपों के अंदर कुछ विशेष प्रकार के रोग उत्पन्न किए जाते हैं ना, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं उनके बारे में। केवल आप लोगों को नेम याद रखना बेटा, है ना। तो ये नेम और ये याद रख लेना, माइकोप्लाज्मा जनित है तो ये पर्टिकुलर एक फिक्स डिजीज़ है ना, तो आपको याद रखनी है। तो माइकोप्लाज्मा जनित पादप रोग, तो पहला जो रोग है, फर्स्ट जो डिजीज़ की हम लोग बेटा बात करते हैं, तो बैंगन का लघुपर्ण रोग। बैंगन का लघुपर्ण रोग, ये याद रखने पड़ेंगे बेटा आपको, है ना, क्योंकि डिटेल नहीं है आपके पास। नहीं तो प्लांट पैथोलॉजी आती है जिसके अंदर डिजीज, और एग्रीकल्चर जो बच्चे साइंस लेते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जाते हैं, और आप लोग भी नीट के साथ साथ जब ICRA की एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर इनके बारे में हम लोगों की कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन भी हमें कलेक्ट करनी होती है। तो वो अभी आपको नहीं करनी, केवल इतना कलेक्शन करना है कि माइकोप्लाज्मा जनित रोग है ना। सिम्टम आपको दिख ही गया कि इसमें लघुपर्ण, पत्तियों की जो साइज होती है वो छोटी रह जाती है। दूसरा यदि हम लोग बात करें तो पपीते का गुच्छित चूड़ रोग, बंची टॉप ऑफ पपाया, है ना। वंची यानी वंच बन जाते हैं पपीते के अंदर, गुच्छे से गांठ जैसी रचनाएं बन जाती हैं। तो आगे हम लोग थर्ड डिजीज़ की बात करें तो एक अभी अपन लोग जस्ट डिस्कस के आए थे, सूरजमुखी का एस्टर येलो रोग। आगे चौथे डिजीज की यदि बात करें तो मूंगफली और आलू का कुर्चीकम रोग। तो ये इम्पोर्टेंट बेटा डिजीज़ है, तो आप लोगों को ये 4 डिजीज़ याद रखनी है। क्लियर? और इनका जो संचरण होता है, सामान्यतः माइकोप्लाज्मा का जो संचरण होता है वो होता है बेटा आप लोगों के लीफ हॉपर के द्वारा, लीफ हॉपर के द्वारा इसका मुख्यतः क्या होता है, संचरण होता है माइकोप्लाज्मा का। तो ये इम्पोर्टेंट आप लोगों के क्या है बेटा, माइकोप्लाज्मा के बारे में डिजीज़ हैं। तो हम लोगों ने बेटा बेसिक डिस्कशन किया था माइकोप्लाज्मा के बारे में, और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पॉइंट आउट भी किए हैं। तो आपके एक बार हम लोग वापस रिवाइज कर देते हैं। पहली चीज़ PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जापानी वैज्ञानिक याद करना, जापानी वैज्ञानिक थे, फ्रांस वैज्ञानिक की बात आई थी, एस्टर येलो रोग की बात आई थी। नाम किसने दिया माइकोप्लाज्मा? नोवाक ने दिया। किसने दिया? नोवाक ने दिया। खोज किसने की थी? याद कर देना। आगे बात करते हैं कि माइकोप्लाज्मा कोश का भित्ति रहित जीव है। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होती है, सेल वॉल अनुपस्थित होती है, इसलिए सेल वॉल पर क्रिया करने वाले प्रतिजैविकों का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे पेनिसिलिन ना। तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिससे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक प्रजाति से खोजा गया था। लेकिन उपापचयी जो प्रतिजैविक होते हैं उनका इनके ऊपर प्रभाव होता है, जैसे टेट्रासाइक्लिन। क्लियर? आगे हम लोगों ने इसके अंदर बात की थी बेटा कि इसके अंदर दोनों ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल DNA और RNA पाए जाते हैं। DNA डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर फॉर्म में होता है, जबकि RNA सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। कंफर्म। आगे रिप्रोडक्शन से एक बेस क्वेश्चन यदि निकलेगा तो एक सामान्य मोस्ट कॉमन मेथड कौन सी है बेटा, वो थी आप लोगों के द्विविखंडन या द्विविभाजन मिलेगा ऑप्शन में। और यदि स्पेसिफिक टाइप की बात करें, विशेष इसके अंदर ही होने वाला है, और वो है बेटा आप लोगों के
प्रारंभिक संरचनाओं के द्वारा, एलिमेंट्री बॉडीज के द्वारा। इसमें क्या होता है कि जो माइकोप्लाज्मा है वो छोटी छोटी गोलाकार रचनाओं के अंदर, बॉडीज के अंदर टूट जाता है, जिन्हें एलिमेंट्री बॉडीज कहा जाता है, और ये इसकी जनन की विधि होगी बेटा। फिर हम लोगों ने मेजर माइकोप्लाज्मा के द्वारा जनित रोगों के बारे में मेंशन किया था। ये 4 स्पेसिफिक डिजीज जो आपको रिमाइंड रखनी है। बैंगन का लघुपर्ण रोग, पपीते का गुच्छित चूड़ रोग, सूरजमुखी का एस्टर येलो रोग, मूंगफली और आलू का कुर्चिसम रोग। कंफर्म, प्रॉमिस कर लें तो टॉपिक क्लियर। थैंक यू, ओके, गुड बाय।